हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंटरफेरेंस को स्टडी कर रहे थे। हमने देखा था कि जब भी कोई दो वेव किसी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन करती हैं तो एक रिजल्टेंट वेव वहाँ जनरेट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेव्स आपस में जब इंटरफेयर करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस बोलेंगे। हमें कह रहे थे कि इंटरफेरेंस टू टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिनकी बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। ठीक है, अब ये होंगे कैसे? मैथमेटिकली हम इंटरफेरेंस को प्रूव कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके लिए अपन कोई भी दो वेव मान लेते हैं जो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। We are taking mathematical explanation of interference। ठीक है, अब लेट आई एम हैविंग टू वेव्स। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंटरफेरेंस में तो दो वेव ज्वाइन करनी चाहिए किसी पॉइंट पे। अच्छा, मोर देन टू भी हो सकती हैं, टू और मोर देन टू बोल रहा था मैं, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। लेट आई एम हैविंग टू वेव्स, है ना। फर्स्ट जो वेव है मेरी दैट इज y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये मेरी फर्स्ट वेव है। ठीक है, इक्वेशन 1। ऐसी मेरे पास एक सेकेंड वेव है y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अभी जो मेरे पास दोनों वेव हैं ये किसी पॉइंट पे जाके लेट ज्वाइन करती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो ए और बी ले रहा हूँ ये तो क्या हैं? एम्पलीट्यूड्स हैं। ठीक है, अल्फा बीटा उनके इनिशियल फेज हो गए, y1 y2 क्या हो गए? डिस्प्लेसमेंट्स हो गए। ठीक है, अब अपनी जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहता है कि भाई कोई भी पॉइंट पे जाके वेव्स जब ज्वाइन करेंगी तो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द वेव्स ज्वाइनिंग एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो y1 y2 एक पॉइंट पे जाके ज्वाइन करेंगी तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी वो उसका डिस्प्लेसमेंट y1 विल बी इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। सेम डायरेक्शन में गई हैं तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स y द रिजल्टेंट वेव विल बी a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा एंड प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। अब रिजल्टेंट वेव जो बनेगी वो भी उसका इक्वेशन वेव की इक्वेशन की फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, वेव का अपना जो इक्वेशन है दैट इज एम्पलीट्यूड इनटू साइन एंड फेज, तो इस फॉर्म में ही अपना जो रिजल्टेंट वेव है उसका इक्वेशन भी आना चाहिए। ठीक है, तो उस फॉर्म में है नहीं, लेकिन मेरे को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिससे मैं उसका फेज और एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकूँ अपनी रिजल्टेंट वेव के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास साइन ए प्लस बी यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ से भी साइन ए प्लस बी ओपन हो सकता है, दोनों को ओपन कर देता हूँ फिर देखेंगे। सो वाई इज इक्वल टू व्हाट? ए, जिस साइन ए प्लस बी जानते हैं अपन, फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ मैं, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है, प्लस बी अगेन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास देखो y इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा, ओपन कर देता हूँ उसको, ए साइन ओमेगा टी, इधर भी ए आ जाएगा प्लस ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी। ठीक है, देखो साइन ओमेगा टी इधर भी है, इसके अंदर भी है। ठीक है, मेरे को साइन ए प्लस बी का फॉर्म बनाना है।
ठीक है, तो साइन ओमेगा टी इन दोनों में से आ जाएगा, तो साइन ए इधर से आ सकता है मेरे पास, तो अगर इधर से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूँ मैं दोनों से, तो क्या आ जाएगा, देखो इधर से लूँगा तो ये ए कॉस अल्फा, ठीक है, और इधर से क्या आएगा बी कॉस बीटा, ठीक है। इधर कॉस ओमेगा टी है, इधर भी कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, तो साइन ए के साथ कॉस आ सकता है प्लस में, तो मैं प्लस में ले लेता हूँ क्या, इधर से कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लूँ, इधर क्या आ जाएगा, इससे आएगा क्या ए साइन अल्फा, इधर से क्या आ जाएगा बी साइन एंड बीटा, ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है दैट इज y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है, और उसके साथ क्या है a कॉस अल्फा प्लस b कॉस बीटा, ठीक है, और इधर कॉस ओमेगा टी और इसके साथ क्या है a साइन अल्फा प्लस b साइन बीटा, ठीक है। मेरे पास जो इक्वेशन है वो होनी चाहिए साइन a प्लस b की फॉर्म में, ठीक है, तो साइन a तो मेरे पास है, उसके साथ क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी कॉस b, दिस टर्म मस्ट बी कॉस b, दिस इज कॉस a, इसके साथ जो टर्म है दैट मस्ट बी साइन b, ठीक है। लेट कर लेता हूँ मैं, साथ में मेरे को क्या चाहिए एम्पलीट्यूड, में लेट कर लेता हूँ कि मेरी जो रिजल्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड r है, ठीक है, तो लेट साइन a के साथ ये टर्म है कॉस b, a कॉस अल्फा प्लस b कॉस बीटा, ठीक है, इक्वल टू साइन ए के साथ कॉस बी, साथ में एम्पलीट्यूड भी चाहिए मेरे को, तो दिस इज लेट कॉस थीटा, एम्पलीट्यूड मैंने लेट कर लिया आर, दैट मीन्स ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा इज लेट आर कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इन द सेम वे कॉस ए के साथ क्या होना चाहिए साइन बी, साथ वाली टर्म क्या हो गई विच इज ए साइन अल्फा प्लस बी साइन बीटा मस्ट बी साइन बी विच इज साइन थीटा, और साथ में अपना एम्पलीट्यूड जो कॉमन आएगा, ठीक है, जो इधर आना चाहिए। इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड, ठीक है। अगर मैं लेट कर लूँ तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो ये साइन ओमेगा टी, ठीक है, उसके साथ ये टर्म मेरी क्या है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और उसके साथ जो मेरी टर्म है दैट इज आर साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगी y इक्वल टू ये आर, ये मेरे पास हो गया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी एंड साइन थीटा, ठीक है। सो द इक्वेशन विल बिकम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी विच इज साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा, विच इज द इक्वेशन ऑफ वेव। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट वेव मेरी होगी उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव, ठीक है। तो इसका मतलब दो वेव मिलके एक थर्ड वेव वहाँ पे जनरेट हो गई। अब जो r है वो एम्पलीट्यूड मैंने अपनी साइड से लेट किया है, उसकी एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। उसकी एक्चुअल वैल्यू मुझे यहाँ से मिल सकती है, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो r की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। दिस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज ये a कॉस अल्फा और b कॉस बीटा का स्क्वायर करना है मुझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो दिस विल बी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा एंड प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, सो 2a एंड b एंड कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, ठीक है। ऐसे सेकेंड वाली टर्म इसका स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है। सो दिस इज प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस 2ab साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है, दिस इज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, आर स्क्वायर आ जाएगा मेरा इधर से, इक्वल टू दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, इधर से भी बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, प्लस दिस इज 2ab cos अल्फा cos बीटा, दिस इज 2ab sin अल्फा sin बीटा, 2ab इज कॉमन, सो यहाँ से क्या आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा एंड प्लस sin अल्फा एंड sin बीटा। ठीक है, सो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज cos a cos b प्लस sin a sin b विच इज cos a माइनस b। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज cos बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, दैट मीन्स जो मेरा एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का आर, दैट विल बी व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos बीटा माइनस अल्फा का अंडर रूट। ठीक है भाई, अब ये जो मेरे पास एम्पलीट्यूड आया, ये एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है किस पे, बीटा माइनस अल्फा। क्या है ये, फेज डिफरेंस है। ठीक है, ये जितना होगा दोनों वेव्स के बीच में एम्पलीट्यूड उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं चाहूँ इधर से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2/1 कर दो, दिस विल बी आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, दिस विल बी व्हाट, ये क्या हो गया अपना ए साइन अल्फा प्लस बी साइन बीटा अपॉन दिस इज ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा। ठीक है भाई, तो दिस इज टेन थीटा इक्वल टू आ गया क्या, ए साइन अल्फा प्लस बी साइन बीटा अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बी कॉस बीटा, दिस इज व्हाट टेन थीटा। यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, वो तो अल्फा बीटा दोनों पे डिपेंड कर रही है। अब जो एम्पलीट्यूड है ना, वो वेरी करेगा किसके साथ, फेज डिफरेंस के साथ, उस पर उसकी डिपेंडेंस है। कैसे वेरी करेगा देखें अपन, देखो कैसे डिपेंडेंस होगी। अच्छा, इसके साथ साथ देखो, ये अपन ने एम्पलीट्यूड तो निकाला, अपनी जो वेव है ना उसमें अपन कहते हैं कि भाई प्रोग्रेसिव वेव है, कौन फ्लो करेगा, एनर्जी फ्लो करेगी मीडियम में। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो जो एनर्जी फ्लो करती है ना, तो फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ मीडियम, द फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ मीडियम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और जो इंटेंसिटी होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटेंसिटी की बात एक बार बाद में करूँगा मैं इसकी डेफिनेशन की कंप्लीट। क्या है, इंटेंसिटी इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो फ्लो होगी फ्रॉम पर यूनिट एरिया ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, वो इंटेंसिटी होती है, मतलब एक तरीके से अपन की वेव जो आई उसमें एनर्जी कितनी आ रही है, दैट इज इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि भाई लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है अपने पास सोर्स से। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर। ठीक है, तो एम जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, जहाँ के कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है आई दैट इज के आर स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2kab कॉस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो ये के ए स्क्वायर है, मेरे पास जो फर्स्ट वेव थी उसका एम्पलीट्यूड कितना था, ए था। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी I1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो I1 विल बी व्हाट, के ए स्क्वायर। दिस विल बी फॉर फर्स्ट वेव। ठीक है, सेकेंड जो वेव थी उसका एम्पलीट्यूड क्या था, बी, उसकी इंटेंसिटी सेकेंड वेव की भी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो I2 क्या हो जाएगा, के बी स्क्वायर। दैट मीन्स दिस के ए स्क्वायर इज I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, के बी स्क्वायर इज I2 इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो 2 अंडर के एंड ए, अंडर के एंड बी एंड कॉस बीटा माइनस अल्फा लिख सकता हूं। अंडर के इंटू अंडर के इज व्हाट, के। ठीक है, तो यहां अगर मैं अंडर रूट करूंगा, अंडर रूट I1 विल बी व्हाट, अंडर रूट के ए हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट अगर मैं I2 का निकालूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट के बी आना चाहिए। दैट मीन्स अंडर रूट के ए को अंडर रूट I1 लिख सकता हूं, तो I विल बी व्हाट, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1, दिस इज अंडर रूट I2 एंड कॉस बीटा माइनस अल्फा। दैट मीन्स जो इंटेंसिटी होगी ना रिजल्टेंट वेव की, वो इंटेंसिटी भी किस पर डिपेंड करेगी, दोनों के फेज डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों ही फेज डिफरेंस पर डिपेंड कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे, वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। देखो अब यहां मैं अगर एम्पलीट्यूड को देखूं, मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो तो है क्या, R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस बीटा माइनस अल्फा की पावर 1/2। ठीक है, और मेरी जो इंटेंसिटी है दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, यही है। अभी दोनों कॉस बीटा माइनस अल्फा पर डिपेंड कर रही हैं। अब मान लो है ना, कॉस बीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू है ना वो हो जाए 2n पाई। 2n पाई से मतलब क्या हो गया, n की जो वैल्यू है दैट इज 0 1 2 डैश डैश डैश, तो क्या हो जाएगा, देखो 0 पुट करूँगा तो 0, ठीक है, 1 पुट करूँगा तो 2 पाई, 2 पुट करूँगा तो 4 पाई, 3 पुट करूँगा तो 6 पाई, ये वैल्यू हो। ठीक है, अगर ये वैल्यूज हो मेरे पास कॉस बीटा माइनस अल्फा की, तो क्या होगा, देखो एम्पलीट्यूड की मैं बात करूं, R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 2n पाई। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, कॉस 4 पाई की वैल्यू 1 होती है, 6 पाई की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स 1 आएगा कॉस बीटा माइनस अल्फा। सो R विल बी व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पावर 1/2 और है, प्लस 2ab, ये पावर क्या हो गया 1/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो R विल बी व्हाट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट पहले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा
एम्पलीट्यूड ए प्लस बी हो जाएगा। दैट मीन्स द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ होता था भाई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर। दैट मीन्स ये किसकी कंडीशन है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। ठीक है, इंटेंसिटी देखो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 एंड cos 2n पाई अगेन विच इज 1। I इक्वल टू, इसको देखो I1 को ऐसे लिख सकता हूँ कि अंडर रूट I1 का स्क्वायर, I2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 एंड cos 2n पाई इज 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अगेन, सो I विल बी वॉट? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज अगेन द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब मान लो मेरे पास जो है ना वो दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएं। ठीक है, ठीक है, और दोनों की इंटेंसिटी भी इक्वल हो जाए, दोनों सोर्स जिनसे मेरी वेव्स आ रही वो एक जैसे हों। ठीक है, तो क्या होगा? अगर मान लो ए इक्वल टू बी हो जाए, दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी विच इज 2a और 2b ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, रेजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी क्या होगी? दोनों की सेम कर दूँ तो अंडर रूट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I कर देता हूँ मैं। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो जाए देन व्हाट? सॉरी, I तो पहले ले चुके हैं अपन, I डैश हो जाए, है ना। तो दिस इज व्हाट? अंडर रूट I डैश प्लस अंडर रूट I डैश का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो दिस इज 2 अंडर रूट I डैश का स्क्वायर। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4I डैश हो जाएगा। दैट मीन्स जो इंटेंसिटी है ना रिजल्टेंट वेव की वो कैसी होगी? वो अपनी वेव्स जिनसे मिलके वो बनी है उनकी 4 टाइम्स होगी। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन किसकी होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होगी, जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो सकती है और मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो सकता है? ट्वाइस हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन निकाल सकते हैं अपन। देखो, मान लो अब ये जो मेरे पास बीटा माइनस अल्फा है इसकी वैल्यू 2n प्लस 1 पाई हो जाए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, cos बीटा माइनस अल्फा है 2n प्लस 1 पाई हो जाए। ठीक है, दैट मीन्स वही n की वैल्यू तो वही है 0 1 2 3, है ना, जो भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, होल नंबर जो है वो हो जाए सारा। तो क्या हो जाएगा? देखो 0 पुट करूँगा तो 2 प्लस 1 सॉरी 0 पुट करूँगा तो पाई हो जाएगा, 1 पुट करूँगा तो 3 पाई हो जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 5 पाई हो जाएगा, 7 पाई। इस तरह जो वैल्यूज़ है मैं पुट कर सकता हूँ। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ पहले मैं। एम्पलीट्यूड विल बी R इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos 2n प्लस 1 पाई। तो क्या वैल्यू होती है भाई cos पाई की? -1 होती है, पता है अपन को। ठीक है, ये पावर 1/2 और है। -1 वैल्यू सबकी आएगी, पाई की भी -1 होती है, 3 पाई 5 पाई सबकी -1 वैल्यू है। अगर पुट करूँगा तो R विल बी व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस क्या आएगा? 2ab की पावर 1/2। ठीक है, दिस इज R इक्वल टू a माइनस बी का पावर का स्क्वायर हो जाएगा इधर से, और ये पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R विल बी व्हाट? a माइनस बी विच विल बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड। इसकी कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। ठीक है, इंटेंसिटी की बात करूं, इंटेंसिटी हो जाए मेरी वही अगेन I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 एंड cos 2n प्लस 1 पाई।
-1 वैल्यू हो जाएगी, आई विल बी, इसको √I1 का स्क्वायर लिख दूँ, दिस इज √I2 का स्क्वायर एंड दिस इज 2 √I1 √I2 और उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, विच विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, दिस इज अगेन द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन देखो, मान लो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए, इफ a इक्वल टू बी हो जाए तो क्या होगा, देखो तो r इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो 0 इंटेंसिटी मिलेगी मेरे को। ठीक, और अगर दोनों की इंटेंसिटीज भी सेम हो, I1 इक्वल टू I2 हो जाए तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी मेरी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो मेरे को रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक है, तो दीज विल बी द इंटेंसिटीज एंड एम्पलीट्यूड्स ऑन वेरियस पोजीशंस फॉर इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी देखो ये इंटरफेरेंस में क्या है कि फ्रीक्वेंसी यूज में आ रही है, एम्पलीट्यूड यूज में आ रहा है, फेज डिफरेंस यूज में आ रहा है, इसके अलावा डायरेक्शन भी अपन ने सेम ली है। तो इन सारे वेरिएशन अगर मैं करूँ तो उनके वेरिएशन के बेसिस पे मुझे इंटरफेरेंस की और भी फॉर्म्स मिल सकती हैं। ठीक है, जिसमें अपना इंटरफेरेंस तो है ही, इसके अलावा बीट्स मिल सकती हैं। ठीक है, जिसको अपन इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अपन को जो स्टेशनरी वेव जिनकी अपन ने बात की थी, जिनमें एनर्जी कहीं भी ट्रेवल नहीं करती, या स्टैंडिंग वेव जिनको बोलते हैं, वो भी अपन को यहीं से मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा लेसाजूस फिगर हैं जो अपने सिलेबस में अब नहीं है, पहले हुआ करते थे, वो भी अपन को यहीं से मिलते हैं। तो वो अपन को इन्हीं इंटरफेरेंस की डिफरेंट कंडीशन से मिल सकते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं अपन। ठीक है, इंटेंसिटी का फेज के साथ। ये अपना कितना टाइम्स हो सकती है, 4 टाइम्स है ना। ये अपना 0 हो गया, दिस इज लेट पाई 2 पाई। ठीक है, तो अपन को पता है कि भाई पाई 3 पाई 5 पाई पे तो इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी अगर सेम है तो। ठीक है, तो पाई पे 0, 3 पाई पे 0। ठीक है, ये अपना 3, ये 5 पाई और ये अपना 6 पाई। ठीक है, 5 पाई पे 0, ऐसे ही यहाँ पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 5 पाई पे 0, 2 पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा, 4 पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, 6 पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा, ये इधर ये 2 पाई पे मैक्सिमम, 4 पाई पे मैक्सिमम और 6 पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और जो 0 है उस पर तो मैक्सिमम है ही। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद फेज डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह अपन वेरिएशन को शो कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने क्या फेज डिफरेंस की कंडीशन निकाली है अपन। अच्छा, फेज के साथ साथ इनके बीच में पाथ का डिफरेंस भी हो सकता है, तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन में निकाल सकते हैं। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वेव में, जब इक्वेशन पढ़ा था कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सॉरी जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो उस फॉर्मूला से अपन पाथ डिफरेंस की कंडीशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर इंटरफेरेंस। तो इसकी जो अदर कंडीशंस हैं जिनमें अपनी स्टैंडिंग वेव्स हैं, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है भाई,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।